आप सभी को विनोद गढ़वाल का नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्रसन्न एवं मंगलमय होंगे। आज एक बार फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद विनोद गढ़वाल पर। भारतीय संविधान भाग 3 मौलिक अधिकार का अध्ययन हम कर रहे हैं। आज इस क्लास में हम 5वें मौलिक अधिकार संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार को पढ़ेंगे। संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 एवं 30 में किया गया है। इसके पहले हम 4 मौलिक अधिकारों को पढ़ चुके हैं। अगर आप में से किसी ने इन वीडियो को नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि पहले आप इन वीडियो को देख लें, पढ़ लें, और मुझे विश्वास है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। आज यह मेरा मौलिक अधिकारों पर 7वां वीडियो है। चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। हमारा आज का चैप्टर है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक एवं शिक्षा के अधिकार को सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार भी कहा जाता है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 एवं 30 में दिया गया है, किंतु आज इस क्लास में हम अनुच्छेद 29, 30 एवं 31 को पढ़ेंगे। देखते हैं हम कि अनुच्छेद 31 में क्या लिखा गया है। अनुच्छेद 29 आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। देखिए, अनुच्छेद 29 जो है वो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है, किंतु जब हम अनुच्छेद को विस्तार से पढ़ते हैं तो इसके अंदर लिखा गया है भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक को भाषा, बोली, लिपि एवं संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार होगा। यानी कि ऊपर से हमको जो इसकी हेडिंग रखती है तो अल्पसंख्यक वर्गों का हितों का संरक्षण, अर्थात हमको ऐसा लगता है कि यह अधिकार केवल अल्पसंख्यकों को दिया गया है, किंतु जब विस्तार से इसे पढ़ा जाता है तो हमें ज्ञात होता है कि यह भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रदान है। भारत विविधताओं वाला देश है। यहाँ पर अनेकता में एकता पाई जाती है। यहाँ पर कई भाषा, कई बोली और संस्कृति को मानने वाले लोग निवास करते हैं। जब भारत का संविधान बना था तब संविधान ने 15 भाषाओं को मान्यता दी थी, किंतु वर्तमान में 22 भाषाएं संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। यहाँ पर सभी नागरिक को अपनी भाषा, बोली, लिपि और संस्कृति को संरक्षित, उसे बचाने का अधिकार प्राप्त है। न केवल अधिकार प्राप्त है बल्कि इसकी गारंटी मौलिक अधिकारों के रूप में, फंडामेंटल राइट्स के रूप में उनको प्रदान की गई है। देश का प्रत्येक नागरिक अपनी भाषा में बात कर सकता है, अपनी भाषा में अपने विचारों को रख सकता है, अपनी बोली का प्रकटीकरण कर सकता है, वह किसी भी लिपि से लिख सकता है, पढ़ सकता है, अपनी संस्कृति को बचा सकता है। यहाँ पर बहुत सारे रीति रिवाज माने जाते हैं। सब त्यौहार अपने अपने दृष्टिकोण से मनाते हैं। तो भारत के नागरिकों को यह अधिकार अनुच्छेद 29 प्रदान करता है। देखिए, इसमें दूसरी बात लिखी गई है कि राज्य सरकार द्वारा पोषित शैक्षणिक संस्थाएं या निजी संस्थाएं किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, मूल वंश या भाषा के आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश से वंचित नहीं करेगी। भारत में जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं वे सभी किसी भी नागरिक को जाति, धर्म, मूल वंश, भाषा के आधार पर शिक्षा देने से मना नहीं कर सकती है। सभी नागरिकों को अपनी भाषा में, अपने धर्म के अनुरूप शिक्षा पाने का अधिकार है, अपनी लिपि में लिखने का अधिकार है। जैसे पांडुलिपि होती है, देवनागरिक लिपि होती है, जो दृष्टिबाधित होते हैं वो ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। तो इन सभी नागरिकों को अपनी लिपि, अपनी भाषा को सुरक्षित करने का अधिकार दिया गया है। भारत प्राचीनतम से ही संस्कृति वाला देश है, तो संस्कृति
का सम्मान करना, सबकी संस्कृति को बनाए रखना, उसको बचाने के लिए यह अधिकार प्रदान किया गया है। नागरिकों को जो है अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आंदोलन करने का भी अधिकार है। हमने पिछला जब अधिकार पढ़ा था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो उसमें देखा था कि लोग धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकते हैं, किंतु भाषा के विकास का वादा वो अपने राजनीतिक प्रचार प्रसार में जनता से कर सकते हैं। भाषाई आधार पर हमने देखा है कि देश में कई आंदोलन किए गए और भाषाई आधार पर कई राज्यों का भी निर्माण हुआ है। हम समय समय पर देखते हैं कि कई राज्य जो हैं वो भाषाई आधार पर अपने राज्यों का नाम परिवर्तित करने का प्रयत्न भी करते हैं। तो भाषाई आधार पर या भाषा को बचाने के लिए उसका प्रचार प्रसार किया जा सकता है। भाषा के विकास के नाम पर वोट मांगे जा सकते हैं। इससे किसी भी प्रकार के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाए रखने हेतु प्रयास कर सकता है, उसके संरक्षण हेतु कदम उठाया जा सकता है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो अनुच्छेद 29 है वह अल्पसंख्यकों के वर्गों का हितों का संरक्षण तो करता ही है, साथ ही साथ देश के प्रत्येक नागरिक को उसकी भाषा, लिपि और संस्कृति बचाए रखने का न केवल अधिकार देता है बल्कि गारंटी भी मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान करता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने, उनका प्रबंधन, संचालन एवं प्रशासन का अधिकार। देखिए, अनुच्छेद जो 30 है उसको हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि यह अल्पसंख्यकों को दिया गया है। अब अल्पसंख्यकों को यह अधिकार क्यों दिया गया? भारत में हम जानते हैं कि बहुसंख्यक लोग हिंदू हैं। संविधान में अल्पसंख्यक की कोई भी परिभाषा नहीं दी गई है कि किसे अल्पसंख्यक माना जाएगा। 30%, 40% या 50%, ऐसा कोई आधार नहीं बताया गया है। संविधान ने अल्पसंख्यकों का जो आधार बनाया है वह धर्म और भाषा को बनाया है, ना कि जनसंख्या को। तो भारत में जो है वो 2 आधारों पर अल्पसंख्यक माने जाते हैं, धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक माना जाता है। भारत में 6 समुदायों को अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया गया है। हिंदू जो है यहाँ पर बहुसंख्यक है। मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी, ये 6 ऐसे समुदाय हैं जिनको कि अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों में कई बार कहा है कि जिनकी आबादी 50% से कम है वे अल्पसंख्यक माने जाएंगे। वर्ष 2011 में जो जनगणना हुई थी, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना होती है, तो अंतिम जो जनगणना हुई थी वो वर्ष 2011 में हुई थी और आगामी जो होगी वो 2021 में होगी। तो 2011 की जनगणना के जो आंकड़े थे उसमें हिंदू जो बहुसंख्यक है इनकी आबादी 79.8% थी, मुस्लिम 14.2, ईसाई 2.3, सिख 1.7 और शेष में जैन, बौद्ध और पारसी लोग थे। और पारसियों की जो संख्या है वो भारत में बहुत कम है, लगभग 70,000 के आसपास इनकी आबादी है। तो इन्हें ही अल्पसंख्यक माना गया है। दूसरी बात एक यह लिखी है कि राज्य किसी भी शैक्षणिक संस्थाओं को जब वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी, वित्तीय मदद या आर्थिक सहायता देगी, तब किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी राज्य सरकार इस आधार पर किसी को कम या ज़्यादा
आर्थिक सहायता नहीं दे सकती है कि उसका प्रबंधन जो है वो आर्थिक अल्पसंख्यक प्रबंध के द्वारा किया जा रहा है, तो ऐसे लोगों को आर्थिक सहायता ज़्यादा दी जाए या कम दी जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा किया जाता है तो यह पंथ निरपेक्षता का उल्लंघन होगा। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यहाँ पर सभी धर्मों को एक समान नज़र से देखा जाता है। तो राज्य किसी भी शैक्षणिक संस्था को जब वित्तीय सहायता प्रदान करेगी तो सभी को एक समान प्रदान करेगी, चाहे वो अल्पसंख्यक प्रबंधन द्वारा संचालित संस्था हो या बहुसंख्यक प्रबंधन द्वारा संचालित संस्था हो, सभी को समान रूप से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। इसकी व्यवस्था संविधान में अनुच्छेद 30 में की गई है। हम देखते हैं कि भारत के कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है। जैसे पंजाब में हिंदू अल्पसंख्यक है, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है। अब आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन बहुसंख्यक है। जम्मू कश्मीर जो कि पिछले वर्ष ही केंद्र शासित प्रदेश बना है, तो जम्मू कश्मीर और में भी जो है हिंदू अल्पसंख्यक हैं। इसके अतिरिक्त लक्षद्वीप भी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं। तो इन सभी अल्पसंख्यकों को किसी भी प्रकार का भय ना लगे, इन्हें अपनी शैक्षणिक संस्थाएं संचालित करने, उनका प्रबंधन करने और प्रशासन का संपूर्ण अधिकार अनुच्छेद 30 प्रदान करता है। तो ये मुख्य बातें थी अनुच्छेद 29 और 30 की। 29 याद रखिएगा कि अल्पसंख्यकों के वर्गों का हितों का संरक्षण करता है, किंतु यह देश के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। वे अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 इसके तहत अल्पसंख्यक वर्ग अपनी शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं, उनका प्रबंधन एवं संचालन कर सकते हैं और राज्य वित्तीय सहायता प्रदान करते समय किसी भी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसकी गारंटी अनुच्छेद 30 प्रदान करता है। अनुच्छेद 31 संपत्ति का मौलिक अधिकार। किंतु जब हमने संविधान की विशेषताएं पढ़ी थी और मौलिक अधिकारों को जब हमने शुरू किया था, तब मैंने आपको बताया था कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को अब मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में एक कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार जब मौलिक अधिकार था तो इसकी व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 31 में की गई थी, किंतु संविधान जब लागू हुआ था तब यह नागरिकों को संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया था। किंतु जब देश का विकास करने की बात आई तो देश में सड़क, पुल, कई विकास के निर्माण कार्य हेतु संपत्ति, उनकी जमीनों की आवश्यकता थी। ऐसे में राज्यों को संपत्ति का अधिकार होने के कारण, मौलिक अधिकार होने के कारण इन्हें अधिग्रहण करने में काफ़ी दिक्कतें आती थी। तो फिर ऐसे में कई बार संविधान में संशोधन किए गए, किंतु सन 1978 में जबकि मोरारजी देसाई की सरकार थी, तो मोरारजी देसाई सरकार ने एक इसमें स्पष्ट संशोधन किया और संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से निकाल दिया गया और इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 300 का आर्टिकल 300A में इसे एक विधिक अधिकार के रूप में नागरिकों को प्रदान किया गया है। विधिक अधिकार होने के कारण अब जो है राज्य सरकार या केंद्र सरकार विधि द्वारा प्रक्रिया का पालन करते हुए नागरिकों को संपत्ति से वंचित कर सकती है। कोई भी नागरिक हो, हम जानते हैं कि विधि कानून का निर्माण कौन करता है? विधानमंडल या संसद। तो संसद और विधानमंडल को यह अधिकार दे दिया गया कि देश के विकास के लिए आप किसी की भी संपत्ति का अधिग्रहण
कर सकते हो। किंतु यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि जो अल्पसंख्यक वर्ग की संपत्तियां है, अल्पसंख्यकों वर्ग को यह विशेष सुविधा दी गई है कि यदि उनकी संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है तो इसके बदले में बाजार मूल्य राज्य सरकार या केंद्र सरकार को चुकाना होगा। जबकि बहुसंख्यक वर्ग की यदि संपत्ति अधिग्रहित की जाती है तो फिर इसके बदले में उनको मूल्य नहीं देना होगा, लेकिन अल्पसंख्यक वर्ग की संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है तो फिर इसे विशेष मूल्य चुकाना होगा। जो बाजार की कीमत है वह अल्पसंख्यकों को दी जानी होगी। तो संपत्ति का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 300 क में वर्तमान में दिया गया है। यह एक विधिक अधिकार है। अब किसी भी व्यक्ति की, किसी भी नागरिक की यदि संपत्ति अधिग्रहण की जाती है तो फिर अनुच्छेद 226 के तहत संबंधित व्यक्ति, नागरिक हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकता है। संपत्ति का मौलिक अधिकार यदि रहता तो फिर अनुच्छेद 32 के तहत इस अधिकार के संरक्षण के लिए न्यायालय में जाया जा सकता था, किंतु इसी कारण इसे एक विधिक अधिकार बनाया गया। अब कोई भी नागरिक जो है वो 226 का प्रयोग करके ही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन करना एक जटिल प्रक्रिया होती है, कठिन प्रक्रिया होती है, जबकि विधिक अधिकार में साधारण बहुमत के द्वारा भी संशोधन किया जा सकता है। यही कारण रहा कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से निकाल के कानूनी अधिकार बनाया गया। तो मुझे उम्मीद होगा आपको अनुच्छेद 29, 30 एवं 31 समझ में आ गए होंगे। जो मुख्य बातें थी वे सभी मैंने आपके सामने रख दी है। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने साथियों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और वीडियो संबंधी कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपने सुझाव मुझे प्रदान करें। अब आज के प्रश्न नोट करें जिनके उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण किया गया है? प्रश्न क्रमांक 2, किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं का निर्माण कर सकते हैं? किस संविधान के अनुच्छेद द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं? प्रश्न क्रमांक 3, संविधान द्वारा किन आधारों पर अल्पसंख्यक माने जाते हैं? संविधान द्वारा किन आधारों पर अल्पसंख्यक माने जाते हैं? प्रश्न क्रमांक 4, भारत में कितने समुदाय को अल्पसंख्यक माना गया है? भारत में कितने समुदायों को अल्पसंख्यक माना गया है? प्रश्न क्रमांक 5, पंजाब में कौन बहुसंख्यक हैं? पंजाब में कौन बहुसंख्यक हैं? प्रश्न क्रमांक 6, संपत्ति का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में था? संपत्ति का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में था? प्रश्न क्रमांक 7, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? प्रश्न क्रमांक 8, संपत्ति के अधिकार को वर्तमान में किस अनुच्छेद में रखा गया है? संपत्ति के अधिकार को वर्तमान में किस अनुच्छेद में रखा गया है? और अंतिम प्रश्न, संपत्ति के अधिकार की रक्षा के लिए किस अनुच्छेद के तहत न्यायालय की शरण ली जा सकती है? संपत्ति के अधिकार की रक्षा के लिए किस अनुच्छेद के तहत न्यायालय की शरण ली जा सकती है? अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार के साथ। संवैधानिक उपचारों का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप बने रहें।
आप सभी को मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत। Idea. Pause button.